लीजिए सुनिए आज की कहानी वो अलमारी, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। पुराने बैठक की वो अलमारी जो हर कोई एक बार खोलकर देखना ज़रूर चाहता था, पर उसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। मेरी भी हमेशा से उत्सुकता थी कि एक बार उस अलमारी को खोलकर अवश्य देखूं। कोई कहता कि वो खाली पड़ी है, तो कोई कहता ज़रूर दादी ने बहुत सारा गहना जेवर उसमें छुपा कर रखा है। पर सच क्या था कोई नहीं जानता। दादी से पूछने पर वो कहती कि उसमें कुछ पुरानी किताबें हैं। उस रात मैं दादी के पास ही सो गया। आजकल मेरी पोस्टिंग इसी शहर में है। पुलिस की भाग दौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी से बड़ी मुश्किल से फुर्सत के कुछ पल मिलते हैं। देर रात तक दादी से बातें करता रहा। आज दादाजी की पुण्यतिथि थी। दादी बार बार उन्हें याद कर रही थी। कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। मैं भी सो गया। रात को हल्की खटपट की आवाज़ हुई। आंखें खोली तो देखा कि दादी की उस बंद पड़ी अलमारी के पल्ले हल्के से खुल बंद हो रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे मुमकिन था। मैं धीरे से उठा और अलमारी खोली। अलमारी अंदर से काफ़ी बड़ी थी। ऐसे तो बाहर से देखने पर छोटी ही मालूम पड़ती थी। मैंने अंदर हाथ डाला तो लगा कि जैसे ये कोई कमरा है। मैं उसके अंदर चला गया। उसमें ओवरकोट टंगे थे। मैं अंदर चलता गया तो देखा कि दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा है जो थोड़ा छोटा है। मैंने उसे खोला। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था और किसी अनहोनी होने की आशंका लग रही थी। मैंने दूसरी ओर देखा। वहाँ एक कमरा था जो देखने में बिल्कुल दादी के कमरे जैसा था। मैं उसमें चला गया। वहाँ कोई नहीं था। झिलमिल लाइट्स लगी थी और फूलों की लड़ियाँ। मैंने देखा कि चारों ओर मिठाइयों और फलों की टोकरियाँ रखी हैं, जैसे शादियों में रखी रहती हैं। अचानक बाहर से आवाज़ आई, हाँ हाँ इधर रख दो। मैं किनारे हो गया। तभी वहाँ सिल्क का पजामा कुर्ता पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। उसके पीछे ढेरों सामान लिए नौकर चाकर थे। बस बस एक तरफ से लगाओ, हाँ ठीक है। तभी उसकी तरफ मेरी नज़र पड़ी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कब आए? मैंने देखा कि अरे, मैंने तो अपनी ड्रेस चेंज ही नहीं की थी। हाँ, बस अभी आया हूँ, मैंने कहा। आइए इधर बैठिए। आइए आइए, आज मनीष की शादी है, उसी का शादी का सारा सामान रखा है। मैं उनके साथ बाहर चला गया। बाहर हलवाई बैठा था और बहुत रौनक थी, पर सबके चेहरे कुछ तो जाने पहचाने से लग रहे थे। पर मैं किसके घर में आ गया हूँ मैं समझ नहीं पा रहा था। घड़ी में शाम के 6 बजे थे। तभी आवाज़ आई, अरे इंस्पेक्टर साहब इधर आइए, मिलिए, ये है मेरा बेटा मनीष, इसी की शादी है। मैंने ध्यान से देखा। ये तो मनीष चाचू थे, हूबहू, बस यंग दिख रहे थे। पर उनकी शादी वो तो सालों पहले हुई थी, जब शायद मैं बहुत छोटा सा था। तभी मैंने ध्यान से हर तरफ देखा तो मेरा दिमाग सन्न रह गया। जो सज्जन मुझसे बात कर रहे थे वो तो मेरे दादाजी थे, और पास में मेरी मम्मी खड़ी थी, बिल्कुल पतली दुबली, सर पर पल्ला लिए। तभी पापा की आवाज़ आई, अरे प्रमिला। मैं चौंक गया। अरे बंटी किधर है? बंटी यानी कि मैं। वो मुझे ढूंढ रहे थे, पर मैं कहाँ था मुझे खुद याद नहीं। सभी कोई ना कोई काम करने में लगे हुए थे। मैं जैसे उनके बीच में खो गया। तभी बैंड बजाने की आवाज़ आने लगी और गोली चलने की, जैसे कि प्रायः पहले बारातों में गोलियां हवाई फायर होते थे। तभी बहुत जोरों की आवाज़ आई और हंगामा मच गया। मैं बाहर गया तो देखा कि मेरे दादाजी खून से लथपथ जमीन पर गिरे हैं और सारे उन्हें उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। अरे, अभी तो मेरे दादाजी मेरे साथ थे 10-15 मिनट पहले, फिर क्या हो गया? उनके साथ सारे अस्पताल चले गए। चाचू सहरा बांधे घोड़ी पर बैठे थे और पापा जोर जोर से रो रहे थे। मैंने अपना पुलिस वाला दिमाग लगाया और मौकाए वारदात का मुआयना किया। सब कह रहे थे कि हवाई फायर में गोली दादू को लग गई, पर हवाई फायर तो हमेशा आसमान की तरफ होता है। वो तो अभी नीचे खड़े थे।
मैं भागकर छत पर गया तो देखा वहां पे कोई नहीं है। मैं पलटा तो कुछ आहट हुई। मैंने देखा एक 5-6 साल का बच्चा वहां खड़ा था और सुबक सुबक के रो रहा था। मैं उसके पास गया तो देखा, अरे ये तो मैं ही हूँ, छोटा सा। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं बहुत डरा हुआ था। क्या हुआ बंटी, क्यों रो रहे हो? वो मुझसे चिपक गया। क्या हुआ? आप पुलिस वाले अंकल हो ना? आप मुझे जानते हो? दादू को बचा लो, मेरे दादू को। किससे बेटा, पूरी बात बताओ। मैं नीचे खेल रहा था तो एक अंकल आए और बोले कि मम्मी मुझे बुला रही हैं। मैं उनके साथ चला गया। वो मुझे छत पर लेकर आए पर मम्मी नहीं थी। वो मुझे लेकर उधर उस कमरे में गए। फिर उन्होंने गंदी बात की, गंदी बात। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने भी उन्हें दांत काट लिया कस के। मैं भागकर छत पर गया तो उन्होंने अंकल ने मुझे फिर से पकड़ लिया। तभी सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था। वो दादू थे। उन्होंने उस अंकल को डांटा। बोले, तुम बाज नहीं आओगे, छोड़ो बंटी को। फिर वो अंकल मुझे पकड़ के किनारे रेलिंग पर ले गए। दादू चिल्लाए, बोले अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हें पुलिस को पकड़ा दूंगा। तो उन अंकल ने मुझे छत से नीचे लटका दिया। दादू ने मुझे पकड़ लिया और ऊपर खींच रहे थे। तभी बहुत जोर से गोली चली और दादू नीचे गिर गए और मैं छत पर गिर गया। पर तब तक वो अंकल गायब हो गए थे। कौन थे वो बेटा, तुम बताओ, कैसे दिखते थे? मुझे उनका नाम नहीं पता। मैं तो यहाँ कल ही आया हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। मैं खुद को ही गोदी में उठाकर नीचे चल दिया। पर उस मानसिक पीड़ा को मैं भी महसूस कर रहा था। मैंने दिमाग पर बहुत जोर दिया पर मुझे इस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। बंटी डरा हुआ था। तभी मम्मी मुझे पुकारते हुए ऊपर आई और बंटी को मेरे हाथों से लेकर चली गई। मैंने उनसे पूछ नहीं पाया और जल्दी जल्दी नीचे उतरा। बैठक में गया। वहां उस अलमारी का पल्ला भी खुला था। पर मैं वापस कैसे जा सकता था? अगर वो दरिंदा आदमी जिंदा हुआ तो ना जाने कितने बच्चों को। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे पता लगाना होगा उसके बारे में। मैं जानता था कि अगर मम्मी से कोई कहे कि पापा बुला रहे हैं तो वो झट से चली जाएंगी। मैं बंटी के पास गया और मम्मी को झूठ बोलकर बाहर भेज दिया। फिर मैंने जल्दी से बंटी से पूछा कि वो अंकल कैसे दिखते थे। बंटी बहुत डरा हुआ था पर उसने कहा कि वो बहुत सारी अंगूठियां पहनते थे और बहुत लंबे थे, दादाजी से भी लंबे। तब तक मम्मी अंदर आ गई और मुझे जाना पड़ा। लंबे, बहुत लंबे और बहुत सारी अंगूठियां। मैं हॉस्पिटल गया। रात के 9 बज चुके थे। वहां मेरी नज़रें उस शैतान को ढूंढ रही थी पर वैसा कोई भी शख्स मुझे नजर नहीं आया। तभी मेरा दिमाग ठनका। मैं भाग के घर की तरफ आया और बाहर घोड़ी के पास खड़े कैमरामैन के पास गया। काश कि उसके पास डिजिटल कैमरा हो, पर नहीं, उसके पास तो वही पुराना रील वाला कैमरा था। मैं उसे लेकर उसकी शॉप पर गया और फोटोज़ डेवलप कराई। बहुत सारी फोटोज़ थीं पर मुझे तलाश थी उस अंगूठी वाले लंबे आदमी की। तभी एक फ़ोटो में दादाजी के पास खड़ा एक लंबा सा आदमी दिखा। मैं कैमरामैन से पूछा कि इस फोटो को जूम कर सकता है। उसने फोटो जूम की तो उसके हाथों में वो चमकती अंगूठियां दिखाई दी। फिर क्या था, मैंने जल्दी से फोटो लिया और बंटी के पास भागा। मैं तेजी से चला जा रहा था तभी घर से बाहर मुझसे कोई टकरा गया। वो वही लंबा आदमी था। सच में काफी लंबा और तगड़ा। पर मैंने ना आव देखा ना ताव और लगा दी उसे 2-4 घूंसे। वो शायद इस प्रहार के लिए तैयार नहीं था, वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कहा कि अब वो अपनी बची सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। वह तेजी से भागा। मैं उसके पीछे दौड़ा और अब हम मेन रोड पर दौड़ रहे थे। रोड पर ट्रैफिक था। रात के 12 बज चुके थे। तभी मैं अचानक से गिर पड़ा और मैं देखता हूँ कि मैं तो अपने पलंग से गिरा हूँ और मैं फिर से उसी दादी के कमरे में हूँ। दादी सो रही हैं। घड़ी में 12 बज चुके हैं। मैं पसीने से तर था। अलमारी का दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे खोलना चाहा पर नाकाम रहा। मैं बेचैन हो गया। तभी खड़बड़ की आहट सुनकर दादी जाग गई।
क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं दादी, अब सो जाओ। दादी, आपको याद है दादाजी के कोई दोस्त थे, बहुत लंबे से और बहुत सारी अंगूठियां पहनते थे। वो कहाँ हैं अब? कौन? प्रभात जी? प्रभात जी की बात कर रहा है क्या तू? अरे बड़ी विचित्र घटना घटी थी उस रात। बड़ी डरावनी और काली रात थी। इधर तेरे दादाजी की मृत्यु हुई और उधर वहीं कुछ घंटों के बाद बेचारे प्रभात जी भी रोड एक्सीडेंट में मारे गए। बड़े भाले मानुस थे, बच्चों से बहुत प्यार था उनको। हमेशा कोई ना कोई सौगात लेकर आते थे। पर भगवान को भी ना अच्छे लोग को जल्दी अपने पास बुलाना होता है। चल अब सो जा, कल ड्यूटी पे भी जाना है तुझे। दादी सो गई, पर यह विचित्र सी घटना जिंदगी भर मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गई। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी वो अलमारी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। बाय फॉर नाउ।